अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है। आज अपनी प्रॉब्लम 3.22 सॉल्व करनी है। इससे प्रीवियस वीडियोस में अपनी जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स है वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो वो वीडियोस आपने वॉच करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्रॉब्लम 3.22 रेशो प्रोफिशिएंसी के वाले से इसमें मैकडोगल प्रिंटिंग इनकम हैड सेल्स टोटली 400 लाख इन फिजिकल ईयर 2015। सम रेशोज फॉर द कंपनी आर लिस्टेड बिलो। इसमें हमारे पास कुछ रेशोज दी गई हैं। पहले वो हमें क्या दे देता है, टोटल सेल्स दे देते जो कि कितनी हमारे पास 400 लाख है। उसके बाद यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द डॉलर वैल्यूज ऑफ द वेरियस इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट्स एज रिक्वेस्टेड। उसके बाद वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि हमारे पास सेल्स दे रहा है वो हमें 400 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है, क्या दे रहा है 80% दे रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.80। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है 35%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.35। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन है 8% है 0.08, हम इसको लिख सकते हैं। रिटर्न ऑन द टोटल एसेट है 16% है, रिटर्न ऑन द कॉमन इक्विटी है 20% है और टोटल एसेट टर्नओवर क्या है मेरे पास 2 है और जो एवरेज कलेक्शन पीरियड वो कितना है 62.2 डेज है। उसके बाद वो कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लगाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। हमने फाइंड क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम यहीं रखेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई सेल्स। तो 0.80 ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास क्या था 80%, तो मैंने क्या कहा था इसको हम परसेंट में नहीं लेंगे 0.80 लेंगे। तो 400 लाख में इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सेल्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 320000 मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट में वो क्या कहते हैं बी में रिक्वायरमेंट, बी में कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करने के लिए मैं सिंपल जो इनकम स्टेटमेंट फार्मूला यूज़ करते हैं सेल्स माइनस सीजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो मुझे सीजीएस चाहिए तो सीजीएस को मैं उस तरफ ले जाऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट को मैं इस तरफ लिख दूंगा। तो सेल्स माइनस सीजीएस, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीजीएस मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीजीएस हो जाएगा। तो सेल्स मुझे दी हुई थी 400 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट मैंने ऊपर निकाल ली थी तो यही मैं पुट कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे पास आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 80 लाख मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट में मैंने क्या करना है, नेक्स्ट में देखें ज़रा जो रिक्वायरमेंट मेरे पास सी है उसमें वो मुझे क्या कहता है, रिक्वायरमेंट सी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए आप जैसे जब इनकम स्टेटमेंट में मूव करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो यही हमने काम यहाँ भी करना है। और जो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब मुझे वो क्या कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले निकालूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लगाऊंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का क्या फार्मूला होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल। जो यहाँ ऊपर दिया हुआ वो मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला हुआ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रिक्वायरमेंट डी है, ये थोड़ा सा उल्ट हो गया तो आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो किस तरह आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फार्मूला होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स। तो मुझे क्या चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फार्मूला बन जाएगा सेल्स मल्टीप्लाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था ज़रा देखें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मेरे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 35% दिया हुआ। तो 35% क्या होगा 0.35 होगा सेल्स में। सेल्स में मुझे गिवन थी 400 लाख, तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया 14,000,000 मेरे पास क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब वो रिक्वायरमेंट डी में जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस किस तरह आएगा, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो अब इनकम स्टेटमेंट आते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं एक्सपेंसेस से, तो मेरे पास क्या आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आ जाते हैं तो मेरे पास, तो अब मुझे चाहिए क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए, तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा और इसको मैं इधर लिख लूँगा। तो मेरे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या कर दूँगा, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली थी रिक्वायरमेंट नंबर ए में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी मैं फाइंड कर चुका हूँ। जो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास वही मैं लिख दूंगा 14,000,000 और जो मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो मेरे पास आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ गया 180 लाख आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट ई है उसमें वो क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट ई में देखे वो क्या कहते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर। अब अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स निकालने के लिए इसका हम क्या फार्मूला लगाएंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लगाएंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या फार्मूला होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय सेल्स। अब मुझे चाहिए क्या अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर चाहिए, तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन मुझे दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था
80% दिया होता तो मैंने 80% का क्या लिया, परसेंट लिया, तो मैंने 0.8 आ गया मेरे पास। तो मल्टीप्लाई सेल्स वही 400 लाख मेरे पास, वही सेल्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 320 लाख आ गया। उसके बाद देखें जो मेरे पास एफ में वो क्या कहता है, टोटल एसेट फाइंड करने का कहते हैं। अब टोटल एसेट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला लगाऊंगा। अब टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स ओवर टोटल एसेट होता है। तो सेल्स ओवर टोटल एसेट के लिए मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल एसेट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा और इसको मैं यहाँ लिख दूंगा। तो टोटल एसेट का क्या फार्मूला बन जाएगा, सेल्स ओवर टोटल एसेट टर्नओवर। अब मैंने क्या करना है, इनकी सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देनी है। सिंपली मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। तो जो मेरे पास सेल्स की वैल्यू थी वो क्या थी, 4 लाख। अब मैंने 4 लाख पुट कर दिया, 400 लाख पुट कर दिया। और जो मेरे पास एसेट टर्नओवर दिया हुआ था, देखें ज़रा, जो मुझे इंफॉर्मेशनल डाटा दिया हुआ था, टोटल एसेट टर्नओवर कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, तो मैंने वो 2 पुट कर दिया। अब मैंने जब इनको डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 200 लाख आ गया। टोटल एसेट की भी मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब उसके बाद वो क्या कहते हैं, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी। अब टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी फाइंड करने के लिए जो मेरे पास फार्मूला होगा वो क्या होगा, सबसे पहले मैं देखूँगा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फार्मूला होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी। अब मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, कॉमन स्टॉक इक्विटी चाहिए। तो कॉमन स्टॉक इक्विटी चाहिए तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा और इसको मैं यहाँ लिख दूंगा, जो जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने फार्मूला बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको यहाँ लिख दिया और उसको वहाँ लिख दिया। तो उसके बाद अब देखें ज़रा, मुझे चाहिए क्या, मुझे जो चाहिए वो कॉमन स्टॉक इक्विटी चाहिए। अब मेरे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर ये तो मेरे पास मौजूद है, जो मैंने मतलब अपनी प्रीवियस जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट टी में, वो मैंने निकाल ली है। लेकिन जो मेरे पास रिटर्न ऑन इक्विटी है, अब रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे देखें, इंफॉर्मेशनल डाटा में दिया होता रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कॉमन इक्विटी दिया हुआ मुझे 20% दिया हुआ है, जो मैं 0.20 लिख लूँगा। अब जो अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स है, या तो वो मैं जो मैंने पीछे निकाला था या वो मैं लिख दूँ, या मैं अलहदा से इस क्वेश्चन में भी दोबारा से निकाल सकता हूँ। किस तरह निकालूंगा मैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला लगाया, अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय सेल लिखा। अब मुझे चाहिए क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर चाहिए। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक का क्या फार्मूला बन जाएगा, सेल्स मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन। मतलब कि इन दोनों का मैं क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे चाहिए क्या, ये चाहिए, तो इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेल्स मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स मेरे पास 400 लाख थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन मुझे दिया हुआ था 80%, तो 0.8 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 320 लाख मेरे पास क्या आ गया, अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर। ये मेरे पास जो मैंने पीछे फाइंड किया था, मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ। ये देखें, अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स क्या आई थी मेरे पास, 320 लाख आई थी। तो ये मैं दोबारा भी वहाँ जाके पुट कर सकता हूँ। अगर मैंने दोबारा फाइंड करने तो मैं दोबारा भी फाइंड कर सकता हूँ। अगर ये हम वैल्यू पुट कर दें इसी की जगह तो एक हमारे पास स्टेप कम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद अब कॉमन स्टॉक इक्विटी मुझे फाइंड करनी थी। कॉमन स्टॉक इक्विटी में फार्मूला लगाऊंगा ऊपर से, जब मैंने आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाया था, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या क्या फार्मूला था, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी। अब मुझे फाइंड क्या करना था, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी फाइंड क्या करना था, टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी। जब मैंने टोटल कॉमन स्टॉक इक्विटी फाइंड करनी थी तो रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको मैं यहाँ लिख दूंगा और इसको यहाँ लिख दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास जो फार्मूला हो जाएगा कॉमन स्टॉक, अब कॉमन स्टॉक इक्विटी का क्या फार्मूला बन जाएगा, अब 320 जो लाख था अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी। और जो मेरे पास रिटर्न ऑन इक्विटी था, जो रिटर्न ऑन इक्विटी की वैल्यू थी वो 20% जो थी 0.20 मैंने वो लिख दी। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर है वो क्या आ गया, 160 लाख आ गया। तो ये मेरे पास कॉमन स्टॉक इक्विटी की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो अकाउंट रिसीवेबल है, लास्ट में मेरे पास एच में रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मैं फार्मूला लगाऊंगा इसमें। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का क्या फार्मूला होगा, अकाउंट रिसीवेबल ओवर एवरेज डेली सेल्स। अब एवरेज डेली सेल्स का क्या, सबसे पहले मैं एवरेज डेली सेल्स फाइंड करूंगा क्योंकि मेरे पास गिवन नहीं है। तो एवरेज डेली सेल्स मैं किस तरह निकालूंगा, जो टोटल सेल्स होंगी उनको मैं डिवाइड कर दूंगा 365 पे। अब ये यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि आपने 365 क्यों लिखना है, 360 डेज़ भी हम लिख सकते हैं। अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दे कि आपने 360 डेज़ लिखने हैं तो आपने लाजमी बात है कि 360 डेज़ ही लिखने होंगे। अगर वो आपको 365 कह देता है, अगर वो
आपको नहीं कहता कि आपने कितने डेज लेने हैं, टोटल सेल्स नहीं बताता, तो आपने ज़ाहिर सी बात है कि हमारे पास 365 डेज है तो आपने वही लेने हैं। अगर वो मेंशन कर देता है कि आपने 360 लेने हैं, या 365 लेना है, या 370 लेने, जितने भी लेने हैं वो आपको मेंशन कर देगा। अगर वो नहीं करता तो आपने लाजमी 365 ही लिखने हैं। उसके बाद जब हमने इनको टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय जो मेरे पास 365 है इसको किया, तो मेरे पास एवरेज डेली सेल्स आ गए, कितनी आ गई 109589। उसके बाद देखें अकाउंट रिसीवेबल किस तरह आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई एवरेज डेली सेल्स। मैंने क्या कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास ऊपर था और मैंने एवरेज कलेक्शन पीरियड का जो फार्मूला था वो क्या था, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल ओवर एवरेज डेली सेल। तो मुझे अकाउंट रिसीवेबल चाहिए तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीप्लाई एवरेज डेली सेल। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड 62.2 मुझे क्वेश्चन में गिवन है। देखें ज़रा, जो लास्ट में इन्फॉर्मेशनल डाटा में दिया हुआ एवरेज कलेक्शन पीरियड 62.2 दिया हुआ है। उसके बाद देखें एवरेज डेली सेल्स मैंने अभी फाइंड किया, एवरेज डेली सेल्स ये रही। उसके बाद मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 6816,435.8 मेरे पास क्या आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई इशू हो, कोई क्वेरी हो, आपने अपने लाजमी कमेंट करना है ताकि आपका इशू हल हो सके।